गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है पाठशाला में। तो कल बायोलॉजी की शुरुआत हम लोगों ने करी थी, जाना था कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ से इस शब्द का जन्म हुआ, आगे फादर ऑफ बायोलॉजी जो भी था वो सब आप लोगों ने प्लेंटाई किंगडम यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण की शुरुआत करी थी हम लोगों ने। तो चलिए एक क्लास रिवीजन एक क्लास क्या थोड़ा सा शुरुआत के अब होगा, ये क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो प्रत्येक क्लास की शुरुआत में लगभग नमस्कार भैया, नमस्कार। तो प्रत्येक क्लास की शुरुआत में हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन कर लेंगे। उससे होगा ये कि पिछली क्लास का रिवाइज हो जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके लिए माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा था रिवीजन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहां कहीं से शुरुआत हम लोगों ने की थी। बायोलॉजी क्या थी? साइंस, नॉलेज, इन्वेंशन ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी। यहां से हम लोगों ने ये जाना था कि बायोलॉजिकल साइंस जो है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो खैर इस पर ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां से आते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरिस्टोटल को। इनको क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमलम नाम की किताब लिखी थी वर्ष 340 बीसी में। ठीक है, उसके कारण इनको जो है कहा गया था फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता कहा गया था। फिर उसके बाद इनके जो फैक्ट्स थे उन किताबों में उसको जो है उनको आधार मानते हुए, बातों को सत्य मानते हुए आगे चीज आई। फिर एक शब्द आया जंतु विज्ञान, वो 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने सबसे पहले यूज किया था जीव विज्ञान नामक शब्द। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित है। लिविंग, बायो का मतलब होता है जीवित या जीव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवित चीजों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये पता किया था कि बायोलॉजी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। तो शुरुआत हम लोगों ने की थी बॉटनी से, यानी वनस्पति विज्ञान से। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोगों ने भी ये पढ़ा था, पहला क्वेश्चन इसमें ये जनरेट होता है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो किसको कहा जाता था? थियोफ्रेस्टस को। उसका कारण क्या था कि इन्होंने दो किताबें लिखी थी। पहली किताब थी हिस्टोरिया प्लांटेरम और दूसरी थी डी कॉसिस प्लांटेरम। इन किताबों में उन्होंने बताया ये था कि पौधों में जो वृद्धि होती है, जो पौधों का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किस प्रकार होता है। दैट्स व्हाई द थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता इनको इसलिए कहा जाता था। क्या दो महत्वपूर्ण चीजें बताई थी कि पौधों में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, और दूसरी बात बताई थी जो ढांचा होता है पौधों का वो कैसा होता है। क्लियर? आगे बढ़े। फिर पादप जगत का जो प्लेंटाई किंगडम है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पादप जगत में कौन कौन से जीव, कौन कौन से पौधे आते हैं जिनका बेसिक क्राइटेरिया किन शर्तों के साथ आते हैं। क्या? सबसे पहले उसमें यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है ये भी आपको बताया था। ऐसे जीव जिसमें जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। दूसरी बात क्या थी कि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? हरे रंग का जो पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या थी कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक पादप जगत में आने वाली चीजों में, आने वाले जीवों में, पौधों में कोशिका होगी जो कि सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज क्या होगा ये मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में बताएंगे जब समय हो जाएगा। ठीक। आगे बात थी कि कुछ पादप इसमें कीट भक्षी होते हैं, कुछ विषमपोषी और कुछ परजीवी होते हैं। तो कीट भक्षी पौधों में किसका नाम था? ब्लैडर बर्ड का, जो कि विषमपोषी होता है। विषमपोषी क्या था ये बता चुके हैं आपको। फिर उसके बाद परजीवी पौधों में अमर बेल यानी क्यूनसेंटा आती थी। ठीक है, परजीवी मतलब ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये चीजें बताई थी। आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया था जरा देखते चलिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी पादप जगत है वो दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला अपने रहने के आधार पर यानी हैबिटेंट्स के आधार पर, और दूसरा अपने बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर।
तो जो हैबिटेंट्स के आधार पर यानी रहने के स्थान के आधार पर था, उसमें से पादप जगत दो भागों में वर्गीकृत था, एक जलीय जीवों में और एक लैंड सरफेस पर यानी कि धरातलीय जीवों में। तो जलीय जीवों में कौन आते थे? जलीय जीवों में शैवालों का वर्गीकरण था। शैवाल मतलब एल्गीज का, जो कितने प्रकार की होती है? 3, लाल, भूरे और हरे प्रकार के शैवाल। ठीक है। लैंड सरफेस में आने वाले जो जीव होते थे, जो पौधे होते थे, वो भी दो प्रकार में डिवाइड होते थे। किसके आधार? वस्कुलर टिश्यूज के आधार पर। वस्कुलर टिश्यूज को मैंने आपको बताया था कि ये दो होते हैं पौधों में, जाइलम और फ्लोएम। मतलब जितने भी लैंड पर पाए जाने वाले, लैंड सरफेस पर धरातलीय पौधे होते हैं, वो दो भागों में विभाजित होते थे। एक जिसमें जाइलम फ्लोएम की अनुपस्थिति होती थी और एक जिसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होता था। तो जिसमें जाइलम फ्लोएम की अनुपस्थिति होती थी वो कहलाए ब्रायोफाइटा, जिसका उदाहरण था मोसेस और लिवरवर्ट्स। अब जिसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते थे वो भी दो भागों में डिवाइड हुए। किसमें? जिसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित थे वो दो भागों में डिवाइड हुए। किसके आधार पर? प्रजनन के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर। ये रिप्रोडक्शन दो भागों में विभाजित हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ सीड यानी बीजों से होने वाला रिप्रोडक्शन यानी जनन, और स्पोर्स के माध्यम से होने वाला जनन। ठीक है। स्पोर्स के माध्यम यानी कलमों के माध्यम से। मैंने आपको बताया था, जिनकी ये क्लास जिन बच्चों की छूट गई है या जो बच्चे नए दिख रहे हैं, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है। तो जो पौधे कलमों के माध्यम से लगाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गुलाब का पौधा, जरूरी नहीं कि उसका बीज ही आप लगाएं, उसकी एक कलम उठाकर दूसरी जगह रोपित कर दें तो उससे भी पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है। स्पोर्स उसको कहते हैं। उसमें आते थे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फर्न नाम का पौधा होता है जो कि टेरिडोफाइटा के एग्जांपल में आता है। ऐसे तो हॉर्स टेल भी आती है, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, वो सबके सब आ जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर जो जिनका प्रजनन बीज के आधार पर होता था उनको स्पर्मोफाइटा भी कहते थे, यानी फेनेरोगैमीज पुष्पीय पौधे, पुष्पोद्भिद पौधे होते थे। ठीक है। स्पर्मोफाइटा दो पार्ट में डिवाइड था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब वो पौधे जिसमें आते थे जिसके बीज नग्न होते थे, कवर्ड नहीं होते। एंजियोस्पर्म में वो पौधे आते थे जिनके बीज कवर्ड होते थे। एंजियोस्पर्म दो भागों में विभाजित होता है, एक बीज पत्री और बहुबीज पत्री, जिसको आप कहते हो मोनोकॉट और डाइकॉट। इतनी बातें हम लोगों ने उनके रहने के आधार पर पढ़ी थी कि इस हिसाब से प्लेंटाई किंगडम को उसके रहने के आधार पर क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया गया। आगे बढ़ते थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि पादप जगत को पौधों की संरचना के अनुसार बांटा गया, किसमें? दो भागों में। कौन कौन से? एक क्रिप्टोगैमस और एक फेनेरोगैमस, यानी कि अपुष्पोद्भिद पादप और पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप में क्या होता था? इनका रिप्रोडक्शन, इसमें प्रजनन तो होता है, जनन तो होता है, लेकिन वो बीजों के द्वारा नहीं होता, नॉट बाय सीड, ये मैंने आपको बताया था। ये तीन भागों में वर्गीकृत थे। किसमें किसमें? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था एल्गीज आते हैं। पहले इसमें फंगस भी आते थे यानी कवक भी आते थे, लेकिन कुछ समय से फंगस को इसमें से हटा दिया गया। फंगस का अपना ही किंगडम है, अपना ही साम्राज्य हो गया है। किसका? फंगस का यानी फंजाई का, कवक का। ठीक है। थैलोफाइटा के बाद क्रिप्टोगैमस में दूसरा पार्ट था किसका? दूसरा पार्ट था ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स और मॉसेस आते थे, और तीसरा पार्ट था टेरिडोफाइटा का, जिसमें मैंने आपको फर्न बताया था। अब इस पादप जगत जिसको हम लोग संरचना के आधार पर बांट रहे थे, उसका दूसरा पार्ट था क्या? फेनेरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद पादप। इनमें क्या होता है? ये इसी को स्पर्मोफाइटा भी कहते थे, याद है आपको? इसमें प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है यानी जनन होता है, और किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा। ये भी दो पार्टों में डिवाइड थे, दो पार्ट्स में डिवाइड थे। जिम्नोस्पर्म, जिसे अनावृत बीजी कहते हैं, मतलब इसमें जो उसके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो नेकेड नहीं होते, कवर्ड होते हैं। और दूसरा था एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। इसके बीज कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, अनावृत। इनके बीजों पर कोई भी कवर, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी क्या बोलते हैं उसको, कवरिंग नहीं होती है। ठीक है। अब ये जो अनावृत बीजी थे, मैंने आपको बताया था, ये भी दो पार्ट में पीछे बता के आए थे। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक,
अब यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आगे की। उसमें आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी क्रिप्टोगैम्स थे जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे थैलोफाइटा की, ठीक है। तो आते हैं थैलोफाइटा पे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो क्रिप्टोगैमस, यानी कि अपस्पोदभिद। क्रिप्टोगैमीज अपुष्पोदभिद पादप, यानी कि ऐसे पादप जिसमें फूल नहीं होते, ठीक है। फूल भी नहीं होंगे और बीज भी नहीं होंगे। इनका जनन कैसे होता है, स्पोर्स के माध्यम से, ठीक है, अपुष्पोदभिद पादप। और इसमें सबसे पहला पार्ट था थैलोफाइटा का, ठीक है। किसका, थैलोफाइटा। इसको इंग्लिश में भी थैलोफाइटा ही बोलते हैं, सॉरी हिंदी में भी थैलोफाइटा ही कहते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा। इनका नाम ये थैलोफाइटा क्यों दिया गया ये भी आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं थैलोफाइटा की। ये थैलस युक्त पौधे होते हैं। थैलस युक्त का मतलब समझते हो, बताते हैं। ये थैलस युक्त पौधे होते हैं। थैलस युक्त पौधे का मतलब कुछ ऐसे पौधे जिसमें आप उसके जड़, तने, पत्तियों में विभेद ना कर पाए। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। सच काइंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द थैलोफाइटस प्लांट, ठीक है। तो ये थैलस युक्त पौधे हैं, मतलब इसका ये हुआ कि इसमें आप जड़, तने और पत्तियों में भेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पत्तियों में भेद नहीं कर सकते, ऐसे पौधों को कहते हैं थैलस प्लांट, और वो किसमें आते हैं, थैलोफाइटा में। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसे पौधे जो होते हैं ये पाए कहां जाते हैं, ठीक है। क्या ऐसे पौधे पाए कहां जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे पौधों का आवास क्या होता है। इससे पहले दूसरी एक बात और समझ लेते हैं कि जितने भी थैलोफाइटा के पौधे होंगे, जितने भी पौधे थैलोफाइटा के अंदर आएंगे, उसमें ना ही भ्रूण होता है और ना ही संवहनी ऊतक होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, इसमें भ्रूण और संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। अभी मैंने बात करी कि इनका आवास क्या होता है, ऐसे पौधे कहां पाए जाते हैं। तो पीछे जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब आपने उसमें पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट, जिसमें एल्गीज आते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे पौधे कहां पाए जाते हैं, इनका आवास क्या होता है। ऐसे पौधे गीली जगहों में, या आप कह सकते हो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं। अब किस प्रकार के पानी में पाए जाते हैं ये भी बात समझने की है। पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, ये सलाइन मरीन वाटर यानी कि समुद्री पानी यानी खारे पानी में भी पाए जाते हैं, और नॉर्मल वाटर यानी कि सादे पानी में भी पाए जाते हैं, नदियों के पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं थैलोफाइटा, जिसमें थैलस होता है। थैलस के इन द सेंस जड़, तने और पत्तियों में भेद नहीं किया जा सकता है, भ्रूण और संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, आवास क्या होता है, पानी में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था एल्गीज, है ना, एल्गीज यानी कि शैवाल। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि बेसिकली एल्गीज जो होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, हरे रंग के शैवाल, लाल रंग के शैवाल और भूरे रंग के शैवाल, ठीक है। क्योंकि शैवालों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में, इसलिए हम लोग इनको पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनको पढ़ेंगे कि शैवालों का हिसाब किताब कैसा होता है। तो शैवालों के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में देखो, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं क्लासिफिकेशन तो शैवालों का अभी हम लोग करेंगे, हर एक रंग के शैवाल को पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है, सारी चीजें, इनका रंग ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि जो शैवाल होते हैं इनके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर हम लोग शैवालों के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो शैवाल जो होते हैं ये मनुष्य के लिए लाभकारी भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं,
ठीक है। कैसे लाभकारी कैसे होते हैं? लाभकारी ऐसे होते हैं कि ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। लाभकारी कैसे होते हैं? क्या करते हैं? भूमि की फर्टिलिटी यानी उर्वरकता को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और खतरनाक कैसे होते हैं, नुकसानदेह कैसे होते हैं? कुछ शैवाल कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इस बात को हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ शैवाल जहरीले होते हैं। अब इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, या आप कह सकते हो थैलोफाइटा में पाया जाता है, क्योंकि थैलोफाइटा में ही क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एक और बात, अगर क्लोरोफिल पाया जाता होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रकाश का संश्लेषण। प्रकाश को इकट्ठा करके ये लोग अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ चीजों को और समझते हैं इन्हीं शैवालों के विषय में। क्या समझते हैं जरा देखो। जब हम लोग शैवालों की बात कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और उसी समय इस दुनिया में रहने वाला हर एक जीव, जीवित जीव, जो कि ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है। तो इतने लोगों के द्वारा निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा से ज्यादा भाग ये शैवालों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये बात लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का लगभग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लगभग आधा भाग शैवालों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शैवालों के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। शैवाल ही इसको नियंत्रित करते हैं। शैवालों के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवाल जो है 3 प्रकार के हैं बेसिकली। कौन कौन से? हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। इनके विषय में भी कुछ पढ़ लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक चीज और समझ लेना कि जितने भी शैवाल होते हैं वो सब, आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहां पर लिख देते हैं। जितने भी शैवाल होते हैं, शैवाल ये सभी कायिक जनन भी करते हैं। कायिक जनन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कायिक जनन भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लैंगिक जनन भी करते हैं। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन भी करते हैं, और अलैंगिक जनक भी, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। अलैंगिक जनन भी करते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन भी करते हैं। ये तीनों जनन क्या होते हैं ये आगे की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे जब समय बचेगा तो कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इन तीनों को आपको समझा दूंगा। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
ये जनन भी शैवालों के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब शैवाल को हम लोगों ने 3 भागों में क्लासिफाइड किया था। कौन कौन से? हरे शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल। ये रंगों के आधार पर हम इनको लाल, हरा, भूरा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसा नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हेडिंग लगा लो। सबसे पहला सवाल जिसको हम लोग कहेंगे क्या? हरा सवाल। ठीक है, हरा सवाल है इसलिए हरे से लिख रहे हैं। हरा सवाल नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रीन एल्गी, लेकिन विज्ञान की भाषा में जानते हैं इसे क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में कहते हैं इसको क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। ठीक, क्लोरोफाइसी, हरा सवाल। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। सबसे पहली बात होती है कि ये हरे क्यों होते हैं। यानी देखो, कोई भी चीज का जो रंग निर्धारित होता है वो किसी न किसी एक वर्णक के कारण होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग जानते हैं। जैसे किसी की त्वचा काली होती है, किसी की थोड़ी सी फेयर होती है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, गेहुआ होता है ना, बालों का रंग होता है। ये क्या होता है कि ये जितने भी बालों का रंग सफेद, काला, लाल, या त्वचा का रंग डार्क या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फेयर, ये किसी न किसी वर्णक के कारण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिगमेंट। तो वैसे ही जैसे मनुष्य के शरीर की जो त्वचा होती है, इसका जो पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? मेलेनिन। ठीक है, क्या कहलाता है? मेलेनिन। वैसे ही हरे शैवाल का हरा रंग जो होता है वो भी किसी एक पिगमेंट के कारण ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसका जो वर्णक होता है जिसके कारण इसका रंग ऐसा आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। सवाल बनते हैं, क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए कह रहे हैं। तो ये किस वर्णक के कारण होता है? ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक के कारण, ए और ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए और बी वर्णक के कारण इस शैवाल का रंग, यानी हरे शैवाल का रंग, क्लोरोफाइसी का रंग ऐसा आता है। ठीक है, दूसरी बात, ये कहां पाए जाते हैं? जितने भी हरे शैवाल होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो ये इनका जो आवास होता है, ठीक है, जहां के निवासी होते हैं, हैबिटेंट, तो ये कहां पाए जाते हैं? तो ये भाई दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं, खारे जल और सादे जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं। सवाल पूछ सकता है कि हरा शैवाल कहां पाया जाता है? क्या हरा शैवाल समुद्र में पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, पाया जाता है। ठीक है, तो ये खारे जल और सादे जल, यानी मरीन वाटर और सलाइन वाटर, यानी नॉर्मल वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, सादे जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, खारे जल और सादे जल दोनों में पाए जाते हैं। तीसरी बात आती है कि इस भाई अगर ये शैवाल है तो इसका मतलब क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। फोटोसिंथेसिस होने का मतलब इसमें भोजन भी बन रहा होगा। तो इसका जो भोजन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये जो हरा शैवाल जो अपना भोजन तैयार करता है वो पायरिनॉइड की फॉर्म में तैयार करता है। अब पायरिनॉइड जैसे ही हमने बोला तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, ठीक है भाई, तो आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा, सर पायरिनॉइड क्या होता है? आपने स्टार्च का नाम सुना है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है? तो दिस पायरिनॉइड इज द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। ठीक है, ये जो पायरिनॉइड है ये एक स्टार्च की ही फॉर्म है। ठीक है, ये स्टार्च ही होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो इसका भोजन जो होता है पायरिनॉइड, किसका? हरे शैवाल का। किस फॉर्म में होता है? भोजन के फॉर्म में। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हर एक पादप जगत में पाए जाने वाले पौधों में या जंतुओं में क्या जरूर होगा? कोशिका भित्ति जरूर होगी, जो कि किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। तो इसमें कोशिका भित्ति भी यानी सेल वॉल भी होती है, और जो कि किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है, प्राकृतिक पदार्थ होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये पहला सवाल हो गया। इससे सवालों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी हम इसका जो है आपको जो इसके यूज होते हैं, किस प्रकार से सवालों का यूज होता है, खाद्य के रूप में कौन सा सवाल यूज होते हैं, बड़ा सवाल क्या होता है, छोटे सवाल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको कराएंगे। पहले आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर? चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है जिसको हम लोग बोलते हैं भूरा सवाल। तो भूरे रंग का तो यहां पर कलर नहीं है, तो यहां पर हम दूसरा कलर ले ले रहे हैं, बोलते हैं भूरा सवाल। तो ब्राउन एल्गी को अगर बायो की भाषा में बोला जाएगा तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? भूरे शैवाल को इसकी भाषा में क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। लिख दे, फियोफाइसी। अब यहां पे भी पहला सवाल वही उठा आपके मन में, और अगर नहीं उठा तो बिल्कुल उठना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया भाई। बस यही देखते रहेंगे। हाँ, धन्यवाद। ठीक, फियोफाइसी। अब सवाल में जैसे ये दूसरा सवाल था, तो इसमें भी ये बात आपके मन में आई होगी कि ये जो भूरा सवाल है, इनका रंग ऐसा क्यों होता है? भूरा रंग इनका क्यों होता है, जबकि ये तो जो है क्लोरोफिल है, तो इसमें हरा रंग होना चाहिए। मन में आएगा कि सर इनका रंग भूरा क्यों होता है? तो इसमें इसका जो मेन वर्णक होता है ना, इसमें क्लोरोफिल ए और सी वर्णक भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें जेंथोफिल नाम का भी वर्णक पाया जाता है। तो वो लिखे थे हम, ठीक है। इसके रंग का जो प्रमुख वर्णक होते हैं, यानी कि जो पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए और सी तथा इसके साथ साथ जेंथोफिल नाम का भी वर्णक इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के शैवाल का रंग क्या होता है? भूरा होता है। ठीक है, जेंथोफिल नाम का वर्णक भी पाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा आते हैं, इनका भोजन क्या होता है? भाई अगर शैवाल है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो भोजन बनेगा ही बनेगा। तो इनका जो भोजन होता है वो मैनिटोल और लैमिनेरिन के फॉर्म में इकट्ठा होता है। इनका जो भोजन होता है, कुछ नाम कठिन है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनका जो भोजन होता है वो मैनिटोल, इसीलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझने में, ये पढ़ने में तो एटलीस्ट दिक्कत ना हो, और लैमिनेरिन, ये इनके भोजन होते हैं। सर ये नाम ही इतने कठिन है, पहले ये तो बता दें कि ये होते क्या है, मैनिटोल और लैमिनेरिन। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में जो पायरिनॉइड नाम का हरे सवाल में जो भोजन था वो पायरिनॉइड की फॉर्म में था, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। वैसे ही भूरे सवाल में जो भोजन होता है वो मैनिटोल और लैमिनेरिन के नाम से होता है। और ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जिनको तोड़ने में, पचाने में थोड़ी सी एनर्जी जाती है, तो लिख देते हैं ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या था उसमें? तीसरा पॉइंट था कि इनमें क्या सेल वॉल होती है? तो बिल्कुल भाई, सेल वॉल तो होगी, कोशिका भित्ति तो होगी ही होगी। और किसकी बनी हुई होगी कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की। किसकी होगी? सेल्यूलोज की। ये तो बात आपको पता है, ये तो कॉमन बात है, ये तो सभी में होगी। चौथी बात, इनका जो हैबिटेंट होती है, मतलब जहां पे ये रहते हैं, यानी जो इनका आवास होता है, जो इनका घर होता है, वो घर कहाँ होता है? किसका? भूरे शैवाल का। तो भाई भूरे शैवाल का जो घर होता है वो कहाँ होता है? ये ध्यान से देखना है। ये नमकीन पानी में बहुत कम पाए जाते हैं और सादे पानी में भी पाए जाते हैं। आप ये कहो कि खारे पानी में पाए जाते हैं। खारे पानी, नमकीन पानी एक ही बात है। खारे पानी का मतलब बहुत ज्यादा खारा पानी, नमकीन पानी का मतलब जिसमें नमक के कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये नमकीन पानी में भी पाए जाते हैं।
यहां दोनों शब्दों का आप यूज समझ लीजिएगा। खारे पानी का मतलब क्या होता है और नमकीन पानी का मतलब क्या होता है। नमकीन पानी में पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक। और इसके अलावा ये सादे पानी में भी पाए जाते हैं। और बिल्कुल खारे पानी का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल खारे पानी यानी समुद्र के पानी में। तो समुद्र के पानी में जहां पर जमीन से जुड़ी हुई परतें होती हैं, जहां पर पानी का खारापन थोड़ा सा कम होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। कौन? भूरे शैवाल, ठीक। इतनी बात नोट कर लीजिएगा भूरे शैवाल के विषय में। फिर एक हम लोगों का बचता है तीसरा जो है वो है लाल शैवाल। उसको भी हम लोग इसी में नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाल रंग है अपने पास। तीसरा शैवाल जो है वो है लाल शैवाल, जिसे नॉर्मल भाषा में रेड एल्गी कहते हो, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसे कहा जाता है रोडोफाइसी। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी, ठीक। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी। अब सवाल है क्लोरोफिल होगा, लेकिन सर इसका रंग लाल क्यों होता है? लाल इसे क्यों कहते हैं? तो यही बात ध्यान से समझो। रंगों में विभेद होने का अभी मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहे हैं कि रंग में अगर विभेद होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई वर्णक होगा जरूर, ठीक है। तो इसमें भी जो वर्णक होता है वो भी इसी के कारण होता है। तो इसमें कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल ए और डी, इसके साथ साथ आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक। क्या होता है? इसका जो वर्णक होता है जिसके कारण इसका रंग ऐसा होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल ए और डी। साथ ही साथ दूसरा जो वर्णक होता है वो होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। आर फाइकोएरिथ्रिन। ये कुछ नाम होंगे, जटिल है, याद भी करने में थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन याद करने पड़ेंगे दोस्त। इसके अलावा दूसरा चारा नहीं होता है इसमें। अब आर फाइकोएरिथ्रिन ये हिंदी में भी यही लिखा जाता है, आर फाइकोएरिथ्रिन ये इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है, ठीक है। जो चीजें इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग हैं, जैसे लाल शैवाल है, इंग्लिश में रोडोफाइसी कह दिया जाता है। एक्चुअल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको रोडोफाइसी कहा जाता है, इंग्लिश में तो इसे रेड एल्गी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें हिंदी और इंग्लिश एक ही जैसे लिखनी है, केवल वर्णमाला का अंतर हो जाएगा, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसका जो हम लोग बात कर रहे थे, इसका वर्ण क्या होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए और डी साथ में। अब भोजन के रूप में क्या होता है इसमें भोजन के रूप में जो होता है फ्लोरिडियन होता है। भोजन इसका किसकी फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन और स्टार्च दोनों की फॉर्म में भोजन इसमें तैयार होता है, ठीक है। स्टार्च और फ्लोरिडियन, ठीक है। ये सर स्टार्च तो समझ में आ गया, ये फ्लोरिडियन क्या है? तो भाई समझ लो, ये जो फ्लोरिडियन है ये एमाइलो प्रोटीन होता है। क्या होता है? एमाइलो प्रोटीन की फॉर्म होती है, यानी प्रोटीन का ही एक फॉर्म होता है जिसको एमाइलो प्रोटीन कहते हैं। तो ये एमाइलो प्रोटीन की फॉर्म होती है। तीसरी बात, सेल वॉल होगी, यानी कोशिका भित्ति होगी। किसकी बनी हुई? सेल्यूलोज की। ये तीनों में कॉमन पॉइंट था, ठीक है भाई। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होगी। और चौथा पॉइंट जो आता है कि इनका आवास क्या होगा। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही, क्योंकि क्वेश्चन आवास से ही पूछ देता है। क्यों? अच्छा, क्वेश्चन इन तीनों ही सवालों में ज्यादातर पूछा जाता है किस पर? वर्णक पर और इनके आवास पर, क्योंकि ये ही अलग हो रहा है। सेल वॉल सब में कॉमन है। भोजन पर क्वेश्चन इसलिए ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि नाम कठिन है, याद रखने में थोड़ी सी समस्या होती है बच्चों को। तो इस बात का ख्याल जो होता है वो पेपर सेट करने वाले जो पेपर सेटलर्स होते हैं उनको भी होता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो आवाज कहां होता है? ये जो है कुछ जो है किस में पाए जाते हैं? ये कुछ पाए जाते हैं खारे जल में। लिख दे, कुछ खारे जल में। खारे जल का मतलब होता है मरीन वाटर, समुद्री पानी। कुछ खारे जल में पाए जाते हैं। ये सादे जल में भी पाए जाते हैं।
लेकिन अधिकांशतः मैक्सिमम ये नमकीन पानी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नमकीन पानी में। ठीक है, नमकीन पानी का मतलब खारे से कुछ कम और सादे से कुछ ज्यादा। ठीक है, और अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांशतः इसमें पाए जाते हैं नमकीन पानी में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। तो ये बात हो गई किसकी? भूरे शैवाल की और लाल शैवाल की। इतनी बात ठीक है? समझ आई बात? कोई समस्या तो नहीं है? पक्का? हाँ, अब इतनी बात आप नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं शैवाल और उनके कुछ गुणों पर। ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो शैवाल के गुण और उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पेपर में बतेरे क्वेश्चन इनसे मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते भी हैं। आप लोग देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो हेडिंग लगा लो, शैवाल और उनके महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, शैवाल के महत्वपूर्ण गुण जो कि पेपर में आते हैं, ये भी आप लोग आगे लिख लीजिएगा हेडिंग में ही। शैवाल के महत्वपूर्ण गुण। ठीक, तो क्या है शैवाल के महत्वपूर्ण गुण? इन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला गुण क्या है ये आपको बताया है मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, शुरुआत में थोड़े बताए थे ना आपको, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में लगभग आधे भाग को नियंत्रित करते हैं शैवाल। ठीक, ये बात आपको बता दी थी हमने, लिखा भी दी थी। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात जो लिखने की जरूरत है वो हम लिख भी देंगे यहां पर। दूसरी बात क्या है? शैवाल का दूसरा प्रमुख गुण ये होता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये क्या करते हैं? आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन जो होती है उसके प्रतिशत को बढ़ाते हैं। ये बात यहां पे लिख लेना। ठीक, फोटोसिंथेसिस के कारण, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन? शैवाल। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक, शैवाल पर जो अगला गुण होगा इनका, उस पर आते हैं। क्या? कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनके खाद्य श्रृंखला का, उनके भोजन का आधार कहा जाता है। मतलब होता है ना, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक जीव दूसरे को खाता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इसको ये खा जाता है। तो जो आधार है, सबसे छोटे जीव से भी छोटे जीव का जो भोजन का आधार है वो होते हैं शैवाल। तो आप क्या लिखोगे? जलीय जीवों के भोजन का आधार, जलीय जीवों के भोजन का आधार। इस पर सवाल बनता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, शैवाल, लाइकेन, फंगस और एक आध और। आपसे पूछ लेगा इसमें जलीय जीवों के भोजन का आधार किसे कहा जाता है, तो क्या होगा सही जवाब? शैवाल को। ठीक है, जलीय जीवों के भोजन का आधार भी शैवाल होते हैं। आधार कौन होते हैं? आधार होते हैं। किसके महत्वपूर्ण गुणों में लिख रहे हैं हम लोग? शैवाल में। ठीक है, जलीय जीवों के भोजन का आधार होते हैं। तीसरा पॉइंट, आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खाने योग्य बहुत से, मनुष्य के भी खाने योग्य जो है बहुत सी चीजें जो होती हैं वो समुद्र से यानी जलीय जीवन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मनुष्य के खाने योग्य भी। अब आप देख रहे हो ना, चाइना तो सब कुछ खा जाता है, वही चीज नहीं खा पाता है जिसके 4 पैर नहीं होते हैं
और या फिर जो उड़ने में उनकी पकड़ में नहीं आती है, बाकी सब खा जाते हैं। टेबल एबल नहीं खा सकते हैं, एनर्जी हो जाती है। बाकी सांप, बीछी, कूची, मगरमच्छ, अंडा, सांप, भालू, भेड़िया, कुत्ता, चमगादड़ सब कुछ खा रहा है, सूप बना रहा है। कोरोना हम लोग झेल रहे है ना। तो समुद्र से लगभग 70 प्रजाति की चीजें जो होती है वो खाद्य चीजों में आती हैं। उसमें एक शैवाल भी है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। समुद्र से प्राप्त 70 प्रजाति की खाद्य चीजों में शैवाल भी एक आती है। ठीक है। तीसरी बात, जो लाल और भूरे शैवाल होते हैं, ध्यान से सुनो, इनका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में भी करते हैं। लाल और भूरे शैवाल का प्रयोग व्यावसायिक कामों में भी किया जाता है। व्यावसायिक कार्यों में भी इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं, जो मेन उपयोग होते हैं, जहां से सवाल बन रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये लाल भूरे शैवाल में जिसका प्रयोग व्यावसायिक चीजों में करते हैं। इसके बाद का पॉइंट ये है क्या कि एक शैवाल होता है एगार करके। ठीक है, जिसका उपयोग जो है आइसक्रीम और जेली में भी किया जाता है। एगार सुना है? नहीं सुना है तो सुनिएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा। जेली और आइसक्रीम बनाने में इस प्रकार के शैवाल का प्रयोग किया जाता है। जेली समझते हैं, जैसे जस्ट जेली आती है ना खाने में, जेली एवं आइसक्रीम में इनका प्रयोग किया जाता है, एगार का। ठीक है, पांचवा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक शैवाल होता है क्लोरेला नाम का, सुना, जिसका उपयोग कौन करता है? जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं अपने साथ भोजन के रूप में। मतलब वो भोजन, अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उस प्रकार क्लोरेला नाम के शैवालों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? आइसक्रीम में। हाँ, ये तो लिख तो दें। क्लोरेला और स्प्रिलुना नाम होता है। एक नाम हम भूल भी रहे थे, क्लोरेला और स्प्रिलुना। इन शैवालों का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो शैवाल कितने काम में आ रहा है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। कहां पर? अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, भोजन के रूप में किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, भोजन के रूप में किया जाता है। बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। छठा पॉइंट बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, सवालों के लिए ही है। ठीक है, हाँ। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि जितने भी शैवाल है, शैवाल एक्चुअल में पादप जगत में आते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता होगा। तो कौन से ऐसे शैवाल हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन से ऐसे शैवाल हैं जिसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण हुआ? पहला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका जवाब जानते हैं इसमें क्या होगा? क्लोरेला और वोलोनिया। क्लोरेला और वोलोनिया ऐसे शैवाल है जिसमें सबसे पहले, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले प्रकाश का संश्लेषण हुआ था। प्रकाश अवशोषित संश्लेषित किया गया था, प्रकाश संश्लेषण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पेज चल रहा है जिसमें आप शैवाल और उसके महत्वपूर्ण गुण लिख रहे हैं, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हुआ था। ठीक, चलो अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सातवां पॉइंट जो मेन मुद्दे के हैं, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आगे बढ़े। ठीक है, कुछ शैवालों का प्रयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, खाद के रूप में किया जाता है। उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं? उसमें एक नोस्ता आता है, एक एनाबेना आता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? नोस्ता और एनाबेना नाम के शैवालों का प्रयोग, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना, नोस्ता और एनाबेना। ठीक है, इन शैवालों का उपयोग
उर्वरक के रूप में, यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। पूरा यहाँ पर आप घर पे लिख लेना फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो बातें मेन है उसको आप लोग समझते चलो, ठीक है। तो नोस्ता और एनाबेना का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? बोलो बोलो। उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? और हाँ, जो आपने लिखा था ना लाल और भूरे शैवाल जिसका प्रयोग जो है व्यावसायिक कामों में किया जाता है, तो ऐसे लाल और भूरे शैवाल को कैरागिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, कैरागिन। क्या बोलते हैं? कैरागिन। बात समझ आई भाई? ठीक है, जिनका प्रयोग व्यावसायिक कामों में किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई समस्या? ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेज है आप लोगों के लिए। इससे बड़े सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से पढ़ना। हालांकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग इसका रिवीजन करते ही चलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम अरे रुक तो जाओ, अभी तो हमने लिखा है, अभी हम हट जाएंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लेना या लिख लेना, जो भी करना, थोड़ा ठहरना तो करो। ठीक है, समझ गए। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, पहले हमको ये बता दो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा किनारे हट रहे हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए, इतनी हुई बात। अब जब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे बायोलॉजी की, तब हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक उम्मीद है कि ये क्लास और इससे पहले की जो दोनों क्लासेस थी उसका रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।